बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी मैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस को जल्दी से डिस्कस करने लगा हूँ। बेसिकली यहाँ बात किसकी हो रही है, पेंक्रियाज की बात हो रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, शॉर्ट अल्फाज में करूँ तो अल्फ़ा सेल होती हैं, बीटा सेल होते हैं, डेल्टा सेल होते हैं और आप कह लें पीपी सेल। मतलब पीपी सेल अगर गाइटन की मैं वर्डिंग बताऊँ, अल्फ़ा सेल क्या कहते हैं, ग्लूकागोन हो गया, ग्लूकागोन। बीटा सेल क्या कहते हैं, इंसुलिन सेक्रेट करते हैं। डेल्टा सेल क्या सेक्रेट करेंगे, सोमैटोस्टेटिन हो गया। इसका हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, और पीपी सेल क्या है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सेक्रेट करेंगे। ओके हो गया। अब जो है ना, सबसे पहले मैं इंसुलिन को जल्दी से डिस्कस करूँ। ये क्या होता है, प्रोटीन इन नेचर होता है। ठीक है, अब इसकी जो है ना साइट ऑफ सेक्रीशन क्या है, तो साइट ऑफ सेक्रीशन कहाँ से होगी ये इंसुलिन यार, हाई ग्लूकोज जब होता है ना तो बीटा सेल जो है ना सेक्रेट करते हैं व्हेन ग्लूकोज इज़ हाई। ओके हो गया। अब इसका जो मेन है ना वो सेलुलर ग्लूकोज के ऊपर फंक्शन है। तो क्या होगा, जब हाईली इंक्रीज सेलुलर ग्लूकोज होगा तो फिर क्या होगा, जो ये देखो ना यार, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल छोटा सा बना देता हूँ। ठीक है, अब इसने क्या करना है, जो सेल के अंदर होते हैं ग्लूटूर, GLUT, ग्लूटू एक किस्म के दरवाजे समझ लें जो इंट्री करवाते हैं ग्लूकोज की। वहाँ से ये जब इंटर होगा, जो ही ये इंटर होगा तो यहाँ पे जो होते हैं ना पोटाशियम के पॉजिटिव चैनल, इसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल जब GLUT2 से आ जाता है ना तो ये GLUT GLUT2 से आएगा तो फिर ये पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन करोगी। जो ही डीपोलराइजेशन करोगे तो नीचे जो है ना वो कैल्शियम चैनल वो ओपन हो जाएगा। अब कैल्शियम सारे का सारा सेल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो होते हैं ना बीटा सेल पैंक्रियाज के, वहाँ से जनाब ऑलरेडी बनी होती है प्रो इंसुलिन। ठीक है, अब प्रो इंसुलिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन है, लेकिन जब ये ब्लड में जाएगी तो ये इंसुलिन की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये पेप्टाइड, इन दो फॉर्म में गाइडर के मुताबिक लिखा हुआ है। अब ये जो इंसुलिन है जो ही ब्लड के अंदर जाएगी तो फिर इसने अपने स्पेसिफिक सेल के पास जाना जिनके पास GLUT4 रिसेप्टर होगा ना। ठीक है, GLUT GLUT4 रिसेप्टर। तो वहाँ पे जाके ये इंसुलिन क्या करेगी, वो कहता है नॉकिंग करवाती है, वहाँ पे जाके नॉक करती है। मतलब इंसुलिन मूव की ब्लड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंसुलिन आई। ठीक है, ब्लड के अंदर, ब्लड के बाद इसने नॉक करना है GLUT4 को। अब GLUT4 नॉक हो गया, फिर क्या होगा, जो है ना इनहेबिट करेगा ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन को। मतलब इसने जब GLUT4 के अंदर नॉक हो गया तो इसने ग्लूकागोन जो होता है ना उसकी एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना, मतलब ग्लाइकोजन की जो है ना ब्रेक डाउन, इसको ख़त्म करना है। मतलब ग्लाइकोजन अब पड़ा रहे ग्लूकोज को स्टोर करवाने के लिए। अब ग्लाइकोजन पड़ा रहेगा, कैसे इसको अब रोकेगा, फास्फोराइलेज जो इंजाइम है ना, वो कह रहा है कि फास्फोराइलेज इंजाइम इसको इनहेबिट कर देगा, इसको रोक देगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन भी नहीं होगी। ग्लाइकोजन नहीं होगी तो ग्लूकोज ब्लड के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा। सिंपल ये है। और इसके अलावा जो है ना ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बाय सेल, उसको इंसुलिन इंक्रीज़ करवाता है। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय सेल को इंक्रीज़ करवाएगा। इसके अलावा स्टोरेज करवाएगा। आफ्टर मीनल ग्लूकोज रिलीज होगा, बिटवीन मील होगा, देर नो इंसुलिन होगा। मतलब जो जो हम खाना खाते जाएंगे तो ये ग्लूकोज जो है ना वो स्टोर होता जाएगा। अब जब इंसुलिन नहीं होगी, मतलब बिटवीन द मील, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लूकोज, वही ग्लूकोज रिलीज़ होगी, हमें एनर्जी देना शुरू हो जाएगा। मतलब सारे का सारा इसने हाई ग्लूकोज लेवल को लो ग्लूकोज लेवल में, ब्लड का लेवल जो है ना वो लो करवा देना है। अब इसकी जो है ना प्रोटीन के बारे में इसका क्या ख्याल है, इंसुलिन का प्रोटीन के ऊपर क्या एक्शन है। ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देता है, सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवा देता है। जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस नए ग्लूकोज को बनने से रोकता है ताकि ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन को भी ये रोक देता है। प्रोटीन को तोड़ता नहीं है बल्कि सिंथेसिस करवाता है। नेक्स्ट जो है ना लिपिड के बारे में अगर बात करें ना, तो लिपिड्स को भी ये लिपोजेनेसिस, मतलब
लिपोजेनेसिस, लिपिड की सिंथेसिस को इन्हांस करवा देता है कि लिपिड बन जाए और बने, ठीक है। अगर हम करें अदर एक्शन की, तो फंक्शन करता है ग्रोथ हार्मोन की तरह, जिस तरह यार ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन है, सेम इंसुलिन का भी ना मिलता जुलता है। अब ये स्टिमुलेट कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ स्टिमुलेटेड बाय, जब बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, मतलब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, तभी तो ये सिक्रीट होगा ना। हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, जिस तरह इंक्रीज फ्रुक्टोज हो गया, मेनोज हो गया, या फिर अमाइनो एसिड अगर ज़्यादा है, ठीक है, उससे फिर कीटोन अगर ज़्यादा है तो वो कह रहा है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में अगर ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड ज़्यादा है ना, तो अमाइनो एसिड को भी प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, फ्री फैटी एसिड को लिपोजेनेसिस के ज़रिए लिपिड्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर अमाइनो एसिड प्रोटीन में ज़्यादा है या फिर कीटोन बॉडी या फ्री फैटी एसिड ज़्यादा, तभी ये इन आएगा। अच्छा, ये इंसुलिन की एक रेजिस्टेंस ही हो जाती है ओबीस पर्सन में, जो मोटे लोग होते हैं ना, उनके अंदर ये रेजिस्टेंस पैदा करता है, ये अपनी बात याद रखनी है। अब इनहेबिट कैसे होगा, मतलब ये तो स्टिमुलेट हो गया ना, इनहेबिट कैसे होगा, सेम इसका उल्ट कर रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है। अगर या फिर स्टारवेशन, मतलब वो भूखा है, ठीक है, बंदा भूखा है काफ़ी अरसे से, तो फिर क्या होगा, इंसुलिन तो नहीं आएगी, फिर ग्लूकोगोन नहीं आएगा ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सके, या फिर वो एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज में हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है ना कि ग्लूकोज कम करने की। इसके अलावा अगर स्ट्रेस है तो ब्लड को भी ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। अब इसकी हाइपो और हाइपर सेक्रेशन की अगर बात करें ना, हाइपो और हाइपर सेक्रेशन की, हाइपर सेक्रेशन जो है ना वो हाइपोग्लाइसीमिया जब बंदे को होगा ना, तब इसकी ना एक्सेस में सेक्रेशन होगी, जिस तरह स्टारवेशन है ना, हाइपोग्लाइसीमिया हो चुका, उस वक्त इसकी इंसुलिन की, क्या कह रहा हूँ मैं यार, जल्दी में पता नहीं क्या क्या बोला। अच्छा, पहले हाइपो का देख ले, मतलब कम कब इंसुलिन सेक्रीट होगा, जब बंदे को क्या होगा, डायबिटीज़ मिलाइटस होगा ना, ठीक है, उसके अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रही, तो तब ये इसकी हाइपो सेक्रीशन होगी। हाइपर सेक्रीशन कब होगी, जब मतलब इंसुलिन की एक्सेस सेक्रीशन कब होगी, जब एक ये डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर ना बंदे को भी हाइपोग्लाइसीमिया हुआ पड़ा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी हाइपर सेक्रीशन होती है, ये डिसऑर्डर्स के अंदर आ जाता है, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर अगर इसकी सेक्रीशन ज़्यादा हो तो ये भी एक हाइपर डिसऑर्डर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ब्रेन से कैसे होता है, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ये वाई के अंदर अमूमन पूछा जाता है, तो ब्रेन डायरेक्टली जो है ना वो ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करता है, ये एक बात आपने याद रखनी है, ना कि उसे इंसुलिन आए और फिर वो उसकी यूटिलाइजेशन, ये इंसुलिन वाला काम इसने खत्म किया, डायरेक्ट ग्लूकोज को लिया और खा खो लिया, ठीक है, बस एक बात ये याद रखनी है। नेक्स्ट जो है ना, मैं डायबिटीज़ मेलाइटिस का उसने थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल हो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, तो इसे हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं। अच्छा, पहले तो ट्रीटमेंट और टेस्ट की बात कर लेना हम, तो उसकी जो है ना वो इंसुलिन की जो है ना वो ब्लड ग्लूकोज की लेवल बिफोर मील और आफ्टर मील जो है ना उसकी पहले तो मॉनिटरिंग करके चार्ट बनाना होता है, ठीक है। अब फास्टिंग में ग्लूकोज लेवल को, मतलब बिफोर मील मतलब फास्टिंग हम जो है ना उसकी चेक करते हैं शुगर, और ये होती है आफ्टर मील के बाद, इसे हम कहते हैं रैंडम शुगर, ठीक है। अब फास्टिंग जो है ना वो 65 टू 92 जो है ना वो नॉर्मल रेंज होती है, मतलब 65 टू 92 मिलीग्राम पर DL जो होता है ना, ये नॉर्मल रेंज है अगर खाने से पहले हम सुबह सुबह बगैर खाए पिए चेक करें। लेकिन ऐसे पेशेंट में ना 110 से ऊपर तक होती है, ठीक है, तो इसे हम डिक्लेयर करते हैं डायबिटीज़ का। अगर मुसलसल 110 से ऊपर आ रही है तो हम इसे डायबिटीज़ मेलाइटिस कर देंगे। अच्छा, अगर रैंडम की बात करें, मतलब वो खा खो के फिर चेक कर रहा है, तो नॉर्मल जो है ना 126 मिलीग्राम पर DL के आसपास रहती है, लेकिन डायबिटिक में जो है ना वो 150 तक चली जाती है, मतलब 126 से ऊपर अगर आ रही है ना रैंडम शुगर, तो इसका मतलब है वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है या उसे डायबिटीज़ हो चुकी है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके अंदर क्या होगा, उससे एक तो यूरिन का अगर टेस्ट करवाएंगे, अगर वो पेशाब करके आता है तो वो चूंटियाँ जो है ना वो उस वाशरूम के अंदर आ जाएंगी, यूरिन के अंदर जो है मतलब ग्लूकोज आ रहा है, मीठे चीज़ के ऊपर आती है। इसके अलावा पोलीयूरिया, मतलब उसे यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। पोलीडिस्पेजिया हो गया, मतलब उसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, प्यास, ठीक है, पोलीडिस्पेजिया हो गया। इसके अलावा पोलीफेगिया, मतलब उसे भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। अब इसके अलावा इंक्रीज ग्लूकोज लेवल हो गया, ये सारे के सारे हैं। या फिर एक और कंडीशन होती है एसिडोसिस, ऐसे पेशेंट के अंदर होती है एसिडोसिस होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, तो अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर कोमा हो जाता है, शॉक हो जाता है, ठीक है।
इसके अलावा मसल वीकनेस सारे की सारी होगी। ऐसी आपने डायबिटिक पेशेंट को देखा होगा जिनके डायबिटीज़ मेलाइटिस है, वो पतले पुतले दुबले दुबले होते हैं, ठीक है, उन्हें हम प्यास भी काफ़ी लगती है, वो रोज़े भी नहीं रख सकते बेचारे ना। अगर स्किन की बात करें तो स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, आई के ऊपर जो है ना वो कैटरैक्ट फार्मेशन हो जाती है, यानी आई के उससे नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। किडनी के ऊपर भी इनका काफ़ी ना डायबिटीज़ का असर हुआ होता है। अच्छा, अब इसकी स्टेजेस की थोड़ी सी मैं बात करूँ तो डॉक्टर हज़रात जो है ना वो डायबिटीज़ को 3 स्टेज में करते हैं। एक होता है फर्स्ट स्टेज डायबिटीज़, एक होता है सेकंड स्टेज और एक होता है थर्ड स्टेज। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। फर्स्ट स्टेज क्या है? ये 1 से 2 साल के अंदर अंदर ना जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी हो सकती है, या 1 से 2 साल की जो हमें डायबिटीज़ हुई पड़ी है ना। अच्छा, अगर इंसान को 1 से 2 साल पहले डायबिटीज़ का ये हो रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करो, लाइफस्टाइल अपना अच्छा करो, ठीक है, स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह ये सब चीज़ें छोड़ दो। मीठा जो है ना उसको स्वीट मीठा लिख रहा हूँ मैं उर्दू में ही सॉरी, स्वीट जो है ना उसको अपना बंद कर दो, तो इससे ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन सेकंड अगर है ना तो हम उसे क्या कहते हैं, टैबलेट्स पे ले आते हैं। टैबलेट्स कौन सी? जैसा कि होता है ना गैट्रल, अमूमन आपने सुना होगा गैट्रल की मेडिसिन, मुझे अभी याद है मेरे नाना अबू खाया करते हैं वो। गैट्रल की जो है ना वो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। लेकिन अगर थर्ड है तो उनके भी डायरेक्ट इंसुलिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मतलब डेली के या 10 से 12 डोज उसकी लगा दो, पॉइंट्स होते हैं इसके स्पेसिफिक, डॉक्टर वो उन्हें दे देते हैं, कहते हैं कि आप ये लगा लें तो बिल्कुल ठीक रहते हैं ये पेशेंट, अगर ये प्रॉपर अपनी ये ना डाइट शाइट कंट्रोल कर लें, इन्हें कोई मसला ही नहीं होता। ठीक है, अब ये तो थी ना इनकी स्टेजेस। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ ना तो 2 तरह की होती हैं। एक होती है टाइप 1 हो गया, एक होती है जनाब टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? टाइप 1 जो है ना ये होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब इसके लिए इंसुलिन जो है ना वो हमें बाहर से देनी ही देनी पड़ेगी, कोई सोर्स नहीं है बॉडी के अंदर। लेकिन जो ये टाइप 2 है ना ये होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस हो गया, ठीक है। मतलब ये मेचोरिटी के ऊपर होती है लेकिन ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है इसको। अच्छा, इंसुलिन डिपेंडेंट, इसको हम दूसरा नाम देते हैं जोविनाइल, मतलब ये जवानी के अंदर भी हो जाती है। लेकिन ये जो है ना जब मेच्योर हो जाता है, ऑन सेट हो जाती है, मतलब थोड़ा सा बंदा बड़ा हो जाता है तब ये होने के ज़्यादा चांसेस, जब बुढ़ापे के अंदर मोटा हो जाना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसकी ये इंसुलिन डिपेंडेंट मैंने बता दी। इसके अंदर जो है ना बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज जो है ना वो ज़बरदस्त हो गए हैं, लफड़ा हो गया उनके अंदर। ठीक है, बीटा सेल पेंक्रियाज के अंदर कोई मसला हो गया। अब क्या होगा, प्लाज्मा ग्लूकोज जो है ना वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इंसुलिन फिर हम उसे फर्स्ट डे से ही ना इंजेक्ट करवा देते हैं, मतलब तुम इंसुलिन पे आ जाओ, बेहतर यही है, फर्स्ट डे से इंसुलिन को स्टार्ट करवा दो। अच्छा, बेसिकली ये डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी, मतलब बीटा सेल पेंक्रियाज के गिर्द जो है ना वो ऑटो इम्यूनिटी आ जाती है, कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं जो बीटा सेल को जाके खा खू लेती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं पैदा होती। अच्छा, ये जेनेटिकली भी होती है, नॉन जेनेटिक भी होती है, लेकिन 30 ईयर से अगर पहले पहले हो जाए ना ये वाली डायबिटीज़ तो हम इसे कहते हैं जोविनाइल। और इसके अंदर जो होता है ना वो सी पेप्टाइड, अगर आपने इंसुलिन का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो उसके अंदर सी पेप्टाइड होता है, वो जो है ना वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जो मेन रोल प्ले करता है। लेकिन ये जो है टाइप 2, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन तो बीटा सेल पेंक्रियाज तो बना रहे, लेकिन वो बंदा इतना मोटा, चर्बी इतनी चढ़ी हुई कि सेल के जो रिसेप्टर है ना वो बेचारे इसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। मतलब इंसुलिन तो है लेकिन उसकी क्या हुई है, इनसेंसिटिविटी, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इनसेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर भी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड स्टेजेस आ जाती है। इसके अंदर ऐसा कोई स्टेज नहीं है, पहले दिन से जो है ना वो हम इसको ग्लूकोज इंसुलिन शुरू करवा दें। यहाँ पे स्टेजेस वाइज होती है, अगर ज़्यादा मोटा है तो फिर उसे ज़्यादा करनी चाहिए। अच्छा, फैट्स जो है ना हमें, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंसुलिन क्या खा रहे थे, नॉक कर रहे थे GLUT4 को। अब फैट्स ने वो GLUT4 को जो है ना वो कवर कर रखा है, GLUT4 को कवर कर रखा है, वो आके नॉक ही नहीं करेंगे तो बेचारे अंदर कैसे जाएंगे। ठीक है, अब ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में भी आ सकती है, और ये 30 ईयर्स के बाद होती है, मतलब मेचोरिटी होने के बाद होती है। और सी पेप्टाइड इसके अंदर मौजूद होता है, सी पेप्टाइड होता है इसके अंदर, मतलब कि इसके अंदर जोमिनाइल के अंदर सी पेप्टाइड नहीं था, कमी है हर चीज़ की, इसके अंदर कमी नहीं है, इसके अंदर सी पेप्टाइड होता है। अगर वो करें फिजिकल अपीयरेंस तो ये क्या होगा, थीन होंगे, लीन होंगे, बॉडी मास जो है ना वो कम होगा। लेकिन ये क्या होगा, ओबेसिटी इसकी जो है ना वो मेन निशानी है टाइप 2 की। तो गाइस ये था सारे का सारे स्टेज है डायबिटीज़। अगर फिर भी अगर किसी को मसला है तो वो कमेंट सेक्शन ओपन है, वो मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।